हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार ने नया उच्चतम स्तर बनाया आज। लेकिन ऊपरी स्तरों पे हर बार की तरह हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होती हुई दिखाई दी। 23,412 ये आज का इंट्राडे हाई है और उसके बाद से बाजार ने जो इंट्राडे लो बनाया है वो है 23,233। तो ठीक ठाक अंकों का उतार चढ़ाव जो है वो आज बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। और थोड़ी सी आशंकाएं, जो दुविधाएं हैं, वो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हैं। किसके हिस्से कौन सा मंत्रालय आएगा, और ख़ास तौर से वित्त मंत्रालय को लेकर के काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। इस तरह की भी रिपोर्ट सामने आई कि अमित शाह को वित्त मंत्रालय दिया सकता है। हालांकि भी तमाम अटकलें हैं और आज शाम तक शायद इस पर स्पष्टता होती हुई दिखाई दे, तो कल जो है थोड़ा सा एक स्थिरता बाजार के अंदर आती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो हावी तो बुल्स ही हैं। 1816 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 762 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। और दबाव आज देखने को मिल रहा है आईटी के अंदर। अच्छा खासा दबाव जो है, करीब 2.25% से ज़्यादा की तेजी, माफ कीजिएगा, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसे बनाए इस बाजार में रणनीति, रवि जी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और हर महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। कल एक बड़ा परिवर्तन हुआ और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लिया। और वो तमाम चेहरे जो पिछले सरकार में मंत्री थे, उन सब ने जो है, ज़्यादातर लोगों ने शपथ दोबारा ली है। तो ये है कि जो कहा जा रहा था कि बहुत दबाव रहेगा नीतीश कुमार का या फिर चंद्रबाबू नायडू का, वैसा कुछ अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के थोड़ी सी आशंकाएं हैं। लेकिन बाजार ने जो है वो तमाम दुविधाएं जो हमने देखा था एग्जैक्ट पोल के नतीजों के दिन आई थी, उसको दरकिनार करते हुए आज नया हाई बना दिया है। कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय मार्केट में दुविधा और जो है वो काफी हद तक बढ़ी है, क्योंकि पोर्टफोलियो कैसा होगा, कौन मैनेज करेगा। लेकिन मार्केट अपने हाई पर इसलिए भी भाग रहा है क्योंकि जब एक कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट मिली है तो उसका एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो सारी जो चिंताएं थी, निगेटिविटी थी, वो खत्म हो गई जी। मार्केट में। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी अब इस समय टारगेट के हिसाब से देखें तो निफ्टी का टारगेट के बजाय सेंटिमेंट पे यहाँ पर फोकस करें। मार्केट अप है, हो सकता है आपके बहुत से स्टॉक्स ना भी चल रहे हो, बहुत से स्टॉक चल रहे हो, लेकिन स्ट्रैटेजी ये रखें कि 20-30% अब फिर से, चूंकि मार्केट अपने हाइप पर आ गया है, फिर से प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रैटेजी रखें। निफ्टी के लेवल्स चूंकि आपने यहाँ पर पूछे हैं तो इंपॉर्टेंट है, उसको भी दे देते हैं। बिल्कुल। निफ्टी के समय और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें तो दोनों ही, जो 400 आपने बताया वही एक रेजिस्टेंस है। सेकेंड हाफ में मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक बार 23,280 तक के लेवल्स, निचले स्तर तक देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो आज तेजी है वो वापस से खत्म होती हुई नजर आ सकती है और वापस 49,900 के आसपास, 850 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट है, लेकिन हाँ, जब तक ये शो चल रहा है, जिन लोगों को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, रिसेंट फिर खरीदा था, वापस से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करते हुए चलना चाहिए। चलिए, तो मुनाफा बाजार नई ऊंचाइयों पर है। जहां जहां मुनाफा मिलता जाए थोड़ा थोड़ा करके बुक करते जाइए। पूरा अगर ना भी करें तो 20, 25, 30% खरीदते रहिए, ताकि जो गिरावट आए उसमें आपको दोबारा एंट्री करने का मौका मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न जो है हमारे साथ आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। विवेक सक्सेना महादेव जी हैं, कह रहे हैं विपुल सर हर हर महादेव। आप जैसे ही सुबह मनी नाइन पर आते हैं वैसे ही हम लोगों का तनाव कम हो जाता है और नई उम्मीद जगती है। आप हमेशा ऐसे ही हैं और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। और अगले दर्शक पंकज महंता जी हैं और कह रहे हैं विपुल जी और रवि सर को मेरा प्रणाम और लव फ्रॉम आसाम। और कह रहे हैं आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? सर, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो उस पर अपने सवाल जो है आप हमको भेजते रहिए और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम जो है वो देते रहेंगे। सर, आज हम देख रहे हैं कि अदानी को लेकर के फिर से बड़ी सवाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम एक जनरल डिस्कशन जो है अदानी पे आपकी एक टिप्पणी हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे के सवाल लेते हैं। देखिए अभी अदानी ग्रुप में कई स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से टॉप आउट हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉफिट बुक करने का नजरिया है तो इन
इस समय आपके लिए थोड़ा सा बेटर समय है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नजरिए से हैं कि नहीं, आपको फ्रेश बाय करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अदानी ग्रुप पे रुकना चाहिए। अदानी सॉल्यूशंस की बात करें, इस समय 1036 चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, वापस से 1980 के आसपास आता है तो बाय करने के लिए बनता है। अदानी इंटरप्राइजेज में देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से ही बता रहा हूँ। और जी। आ, एक बार को बजट से पहले फिर से थोड़ा हल्के हो जाए, फिर बजट पे सवारी कर लेंगे, तो बस यही है कि स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज्यादा बुक करें, लेकिन हाँ, जिन स्टॉक्स में आपको बेहतर मुनाफा आ रहा है बुक करते चलिए। अदानी की बात करें, देखिए अभी 3200 के लेवल चल रहे, 3100 तक का लेवल आ सकता है, 3100, 3150, 100 सवा 100 रुपए की करेक्शन दिख सकती, तो उसका फायदा उठाए। अदानी ग्रीन की बात करें तो वापस से आपको 1800, 1790 के रेट आ सकते हैं। अदानी पोर्ट की बात करें तो फिलहाल पोर्ट में जो अभी बढ़त दिख रही है वो थोड़ी मुनाफा वसूली पे बदल सकती है, 1370, 1350 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही अब अदानी पावर को भी चर्चा में छोड़ा नहीं जा सकता, विपुल जी तो जानते ही हैं बिल्कुल। आप। तो मुझे लगता है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बढ़ेगी, और एक बार वापस से 700, जो अभी आप 777 का मैजिकल नंबर देख रहे हैं, वो 27 वहां पे गायब होते हुए नजर आएंगे, और सीधा सीधा 700 के लेवल्स आपको एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो जिन जिन स्टॉक्स में मैं चर्चा करते चल रहा हूं, आप कंप्लीट बुक मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% काट दीजिए, लेकिन हाँ, कम से कम 30%, 30-30% का मतलब क्या है कि 100 शेयर हैं, 30 शेयर काट लीजिए, 10 शेयर हैं, 3 शेयर काट लीजिए, 20 शेयर हैं, 6 शेयर काट लीजिए। एक सिंपल फॉर्मूला है, जी। आप कि अपनाते चलिए, और थोड़ा ठीक। थोड़ा वापस दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा उसको लेते चले। चलिए, तो ये रणनीति अपनाते रहिए। अवनीश चौधरी जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर को बम बम भोलेनाथ, आपको भी जय हो भोलेनाथ की। और कह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड आपके कहने पर 1853 पर लिए हुए हैं और इरडा बजट तक होल्ड कर सकते हैं, क्या 200 जाएगा या फिर टूट जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो दो सवाल इन्होंने लिए हुए हैं और दोनों ही पीएसयू से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, एक पावर क्षेत्र की, एक रक्षा क्षेत्र की। 1853 पे लिए हुए हैं, 1890 का भाव है, तो प्रॉफिट तो आपको यहाँ पर मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है कोचिंग शिपयार्ड के अंदर। अब बुक करना है अभी या नहीं बुक करना है, या 25-30% बुक करना है, वो रवि से पूछते हैं। दूसरा, आपने एरेडा का जिक्र किया कि 200 जाएगा कि नहीं जाएगा, 179, 180 के आसपास चल रहा है, बजट तक का इनका नज़रिया है सर। इन दोनों ही शेयरों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको 80-90-80 रुपए मिल रहे हैं, बुक कर लीजिए, वापस 80-90 रुपए आएगा फिर खरीद लीजिएगा, तो इंट्राडे के हिसाब से ये कर लीजिए। रही बात एरेडा की, देखिए एरेडा मैंने आपको लोगों को बताया है कि डिप जब भी मिलता है थोड़ा ऐड करेंगे, लेकिन वो डिप कौन सा होगा, वो 168 से 160 के बीच में होगा। करंट लेवल 180 के पास चल रहा है, तो अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, नहीं भी बुक करेंगे पड़ा रहेगा तो अच्छा है। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कोचिन शिपयार्ड आपको यहाँ पर मुनाफा दे रहा है, एक बार मुनाफा बांध दीजिए, दोबारा फिर से बिड मार दीजिए, आ जाएगा क्लोजिंग सेशन तक में वापस। ठीक। ये सलाह आपके लिए है कि आप मुनाफा थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए, फिर मौका मिलेगा फिर एंट्री कीजिए। इसी रणनीति के साथ चलिए, क्योंकि बाजार में वोल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और एक दो सवाल एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल जो हैं वो आए हुए हैं पावर क्षेत्र के ऊपर। हिमाचली संजय जी कह रहे हैं एनएचपीसी 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 पे बताइए। अरिहंत पावनाथ कह रहे हैं पीटीसी पे बता दीजिए, 222 के भाव पर लिए हुए हैं। और श्री गीता योग स्वाध्याय के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है और कह रहे हैं 45 रुपये पे सुजलॉन लिया हुआ है, क्या करना चाहिए। ये तीन पावर क्षेत्र के शेयर काफ़ी ट्रेंडिंग रहे बहुत लंबे समय तक सर, और इन सब में बड़ी संख्या में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप जुड़ते हैं आप देखते होंगे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पूछते हैं। तो पीटीसी 222 पे ले रखे हैं, एनएचपीसी का भाव नहीं बताया गया है, और सुजलॉन 45 रुपये में इन्होंने एंट्री ली हुई है। जानना चाहते हैं अभी क्या करना चाहिए। पहले सबसे पहले सुजलॉन ही बताते हैं, क्योंकि आपके बहुत से दर्शक सुजलॉन पे सुन सुन के भी सौदा काटते नहीं है। तो 47-55 रुपए आ रहा है, 47 रुपए 55 पैसे आ रहा है। 45 पे जिन लोगों ने खरीदा उनको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 45 तो फिर आने वाला है, चॉइस आपकी, आपको दोबारा मिलेगा, खरीद लीजिएगा। दूसरे पे आ जाते हैं, अब दूसरा क्या है। दूसरा, आपने एनएचपीसी की बात की, 103 रुपए चल रहा है, 99 से 103 रुपए में खरीदारी करिए, 115-16 रुपए आता है, प्रॉफिट बुक करिएगा, नहीं करना है तो वेट कर लीजिए। भूल जाएंगे, गलती हो जाएगी, तो भी स्टॉक गिर के वापस आपके रेट से ऊपर निकल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है। दूसरे तरफ आते हैं, एक और जो आपका स्टॉक है, पीटीसी।
पीटीसी में आपने 222 पे खरीद रखा है, 205 चल रहा है, खरीद लीजिए, सामने ले लीजिए। नहीं है तो 202 तक ले लीजिएगा, बेस्ट लेवल होंगे। एक बार को प्रॉफिट वापस अगर देखते हैं तो 222 और 205 इन पे लेवल पे लेंगे, आपका एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा, वापस निकलने का मौका मिलेगा, क्वांटिटी एकुमुलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखिए। फिलहाल इस स्टॉक में अभी बने रहने की राय है। जी। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बिल्कुल सर, और रवि सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर, बहुत अच्छे हैं। सवाल सर है हमारा आईक्यू लाइटिंग पर। ये शेयर सर काफी पहले ले रखा था 316 पे, 30 शेयर हैं। अच्छा। तो अभी सर भाव के काफी नीचे है, तो क्या एवरेज करने लायक शेयर है ये सर? हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं रवि सर से एक अच्छी सलाह जानना चाह रहे हैं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल, आपको रवि जी हमेशा अच्छी सलाह ही देते हैं और अच्छी सलाह आज भी देंगे। आपने किस भाव में बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। 316। 316। चलिए, अभी आपको करीब करीब जो है 42-43 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस शेयर में अभी 273-274 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन हाँ, करेक्शन आया है शेयर के अंदर। पिछले एक महीने में करीब 4% के आसपास का करेक्शन रहा है। 6 महीने में 23% का नेगेटिव रिटर्न आईक्यू लाइटिंग ने दिया है, और एक साल में 32% का नेगेटिव रिटर्न। ये सर बाजार इतना चल रहा है और आप इतने समय तक इसको होल्ड कर लिए। चलिए, खैर, अभी क्या करना चाहिए पूछते हैं। सर, रिकवरी की कोई उम्मीद है या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें? विपुल जी, आपकी समरी में बस एक ही चीज ऐड करने की जरूरत है कि भैया इन सब स्टॉक्स में ना फंसो। काहे फंस गए हो? और अगर फंस गए हो तो जब तक बात कर रहे हो काट लो, क्योंकि ये 252-55 रुपए आ जाएगा। और सर अभी हमने दो स्टॉक्स की चर्चा करी, एक आपने एनएचपीसी की चर्चा करी, दूसरी पीटीसी की चर्चा करी, और भी कई स्टॉक्स की चर्चा हो गई। तो इन सबको लिख के रखते चलिए, नहीं समझ में आता है तो इनमें ऐड ऑन करते चलिए। इससे तो कम कॉस्ट पे मिल रहे हैं, डबल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, रिवर्सल में फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लीजिए। मैं समझ सकता हूँ 316 से 373 आ गया तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर आपको नुकसान आ रहा है, और वो पेन मुझे भी है। लेकिन ये पेन और बढ़ाएगा, नुकसान और बढ़ाएगा। रिवर्स आने के चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो सर एक बात जरूर नोट करके रख लीजिए कि 265 के नीचे जाए ना तो जरूर काट लीजिएगा। क्योंकि तब फिर से आपको एहसास होगा कि मैं कुछ कह रहा हूं तो उसको समझने की जरूरत है। आपको जब लॉस होता है तो मेरा मूड बहुत खराब होता है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो मेरे चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, और विपुल जी के भी चेहरे पे। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इस लॉस से निकलने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रैटेजी को ऐसे यूज करिए तो जिससे कि फायदा हो सके। और अगर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे तो धन्यवाद फिर भेजिएगा। जी। चलिए सर, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और उससे पहले अभी कार्यक्रम को शुरू हुए 13 मिनट हुए हैं और करीब 1350 से ज़्यादा दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से, अब 1350 हो गए हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे जो फेसबुक पर हैं, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इसके लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी, सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इस बीच शिवनीर जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, मैंने कुछ स्टॉक सेल कर दिए हैं 3 जून को, और बट सारा पैसा वापस इन्वेस्ट नहीं कर पाई कि अभी और गिरावट होगी। बट सर गिरावट हो ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? तो ये मैम जो है जानना ये चाह रही हैं कि इन्होंने शेयर बेचे 3 जून को, लेकिन पूरे पैसे एक साथ इन्होंने लगाए नहीं बाद में। अब ये कह रहे हैं गिरावट आ नहीं रही है, बाजार में हाई लगा रहा है, तो आखिर में क्या वेट करें या फिर कहाँ पैसे लगाएं? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया सवाल है। और सवाल इसलिए बढ़िया लग रहा है विपुल जी क्योंकि ये दुविधा बहुत से लोगों की है, और इसीलिए मैं इनको कहूंगा कि आपके सवाल की वजह से आज बहुत लोगों को जवाब मिलने वाला है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी जगह अगर सोचता हूं तो मुझे एक चीज तो बिल्कुल समझ में आती है कि रेट तो बढ़ गए, वापस मैं निकल गया, अब क्या करूं? देखिए, जो आपने प्रॉफिट बुक किया है, जिन स्टॉक्स को निकाला है, उसको थोड़ा एंजॉय करिए। एंजॉय करने का मतलब है कुछ दिन छुट्टियां, गर्मियां बहुत जबरदस्त हैं। अब आप जहां रह रही हैं अगर गर्मी नहीं है तो थोड़ा सा जो है वो घूमने के लिए चले जाइए, फैमिली को टाइम दीजिए। ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है जिंदगी भर चलना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन फायदा क्या है कि अगर आप कभी भी मुनाफा बुक करिए, स्टॉक्स में निकलिए, लॉस रिकवर हो जाए तो इंजॉय भी करिए, क्योंकि मजे के लिए, मजे के साथ काम करेंगे, मजा आएगा। अब
स्टॉक छूट गया कोई बात नहीं है, सारा पैसा एक बार में डालने की जरूरत नहीं है, ट्रेन कभी मिस नहीं होगी, वापस आपको पकड़ने को मिलेगी। धीरे धीरे करके स्टॉक्स को एकुमुलेट करिए। अब क्या करना है, किनको एकुमुलेट करना है, दो एक स्टॉक बताता हूं। लेकिन आज के दिन मार्केट में सभी लोगों को बहुत ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। 30% ही सिर्फ अपने पैसे को डालिएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए रखा है तो 30,000 रुपए डालने हैं। कहाँ कहाँ डालने हैं वो चुन चुन के स्टॉक में अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक दो स्टॉक्स अभी चर्चा हो रही है तो उसको उठा लेते हैं। जैसे मैंने एनएचपीसी बताया, लेवल्स का ध्यान रखिए, आराम से बेट लगाइए, नहीं मिलता कल मिलेगा। पीटीसी वापस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अब इन दोनों स्टॉक्स को एक्युमुलेट करिए और बाकी दो स्टॉक्स चुन चुन में देंगे उसको उठाइएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बैठिए। आपका प्राइस आएगा तो खरीदेंगे, नहीं प्राइस आएगा मार्केट को जाने दीजिए। हमें पकड़ना नहीं है, हमें तो पकड़ना प्रॉफिट को है। जी। चलिए, इस बीच जो है अश्वनी बोरडो जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी, आप और रवि सर मतलब कि जैसे रब ने बना दी जोड़ी। आप दोनों हमेशा खुश रहें और आज भी 2000 के पार होगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, 2000 के पार क्या होगा पता नहीं, लेकिन इनका सवाल ये है कि बीएल बीएचईएल एससीसी में क्या प्रॉफिट बुक करें या ना करें। तो अभी आपने इंडिकेशन तो दिए सर कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 20, 25, 30% बुक करना चाहिए। इनके लिए भी यही सलाह रहेगी बीएल बीएचईएल और एससीसी पे। देखिए, इस समय बीईएल पे अगर आप हैं तो मैं कहूंगा कि आप 25% से 45% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बीईएल जिन्होंने नीचे खरीदा है, जिन्होंने अभी खरीदा है, वो खरीदने के लिए भी अगर 30% खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं 30% ही पोजीशन ले जा रहा हूं। क्योंकि थोड़ा सा डिप आने का इंतजार कर रहा हूं, 260-55 के आसपास आएगा, दोबारा चढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप यहां पर बीएल की बात भेल की बात करें तो मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। जी। अब आ जाते हैं जो आपने यहाँ पर खास जो आपसे तर्कश में आपसे कहा गया कि 2000 के पार सर, वो 2000 के पार है कि आज जो आपने 1300 का नंबर बताया है वो सर ने इंडिकेट किया है कि ओह, आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह, ये मुझे समझने में थोड़ी सी चूक हो गई। अच्छा, आज भी 2000 पार होगा। चलिए ठीक है सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। थोड़ा सा मतलब आप लोगों के प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा दिमाग दूसरी तरफ चला गया था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। रवि जी ने सही पकड़ लिया, बहुत शानदार रवि सर। जी, मैं ये कहूंगा विपुल जी, कुछ लिखा हो तो बिल्कुल सुना दीजिए। आपका जो शौक है वो मुझे बड़ा पसंद आता है, और थोड़ा सा अरे, बीच बीच में ब्रेक भी मिल जाता है। वो वो तो वो वो जब कुछ आप ना कुछ निजी तौर बनता पे है। आपके साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनाया जाएगा। और क्योंकि बहुत लोग अभी कहने लगेंगे कि आप समय बर्बाद कर दिया, मेरा सवाल नहीं लिया गया, तो लोगों की नाराजगी कहीं ज़्यादा झेलनी ना पड़ जाए। नहीं चलिए नहीं आगे। विपुल जी, देखिए मैं जी। मैं एक चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब भी ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें ना, तो हमेशा एंजॉय करते हुए करें। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, और जब एंजॉय करता हूँ तो ज्यादा मजा आता है। अगर आप बोर होके सिर्फ आप इसलिए कर रहे नहीं मुझे प्रॉफिट निकालना है, मुझे यही करना है, मैं यहाँ फंसा हूं, मैं ये हूँ, सब बढ़ गए स्टॉक, मुझे नहीं मिल रहे, सर इस फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए। जितना आप कूल रहेंगे, जितना मस्त होके काम करेंगे, उतना मस्त प्रॉफिट आएगा। और जितना आप परेशान होंगे, वो हमेशा आप जो है उसी में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो बेटर है मस्त होके काम किया करिए। मस्त होकर काम कीजिए, निश्चिंत होकर काम कीजिए, जो कहा जाए उसको फॉलो कीजिए। और जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आप उस चीज़ में जब तक घुस भी नहीं पाएंगे, ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये सलाह है। चलिए अगले दर्शक जो है हमारे साथ अमित, एक और अमित हैं, लेकिन ये उड़ीसा से हैं। और अश्विनी जी ने जो अभी कहा उस तरफ जो है हमारा कारवां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1700 के पार तो हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि 2000 के पार कितनी देर में होते हैं। तो आप लोग शेयर करते रहिए लगातार लिंक जो है अपने मित्रों और इष्टजनों के साथ। चलिए अब जरा बातचीत कर लेते हैं अमित जी से। अमित जी को नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार अमित जी, थोड़ी सी आवाज़ धीमी आ रही है आपकी। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं रवि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं हर दिन देखता रहता हूँ रवि सर कब आएंगे। रवि सर हर सोमवार को आते हैं, और कभी कदार अगर हम लोग बहुत ज़्यादा निवेदन कर देते हैं और व्यस्तता नहीं रहती है तो बीच बीच में भी थोड़ा बहुत समय दे देते हैं। लेकिन सोमवार के लिए तो इनको मतलब बांध लिया गया है, कि मतलब ताकि दर्शकों को ये पता रहे कि कब आ रहे हैं रवि जी। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप रवि जी से? मेरा प्लीज, मेरा थोड़ा 2-3 शेयर है, थोड़ा लेंगे प्लीज। मेरा कब से मैं वेट किया हूँ। ठीक है, पहले वाला मेरा जो है इंडिया बुल हाउसिंग। जी। हेलो। हाँ जी जी, इंडिया बुल हाउसिंग जी। इंडिया बुल हाउसिंग मेरा 88 क्वांटिटीज है।
220 प्राइस में लिया था, अभी बहुत नीचे चल रहा है, मैं इसके ऊपर क्या करूं? अच्छा, और दूसरा क्या है सर? दूसरा मेरा है एक सेकेंड जी, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस किस भाव पे आपने लिए हैं? 220 में लिया हूँ, 88 अच्छा। क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, और कोई सवाल है सर? और विप्रो है मेरा 20 क्वांटिटी है, 530 में लिया हूँ। चलिए ठीक है, इन दो पे अभी बात कर लेते हैं, बाकी जो है हम आपका फिर से दोबारा प्रश्न ले लेंगे। विप्रो और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, आज पूरे आईटी पैक में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में रिकवरी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में आती हुई आईटी के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है पूरे आईटी पैक में दबाव है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आप हैं, 220 पे आपने लिया है, 160 का भाव पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक बड़ा जो है आपके जो आपने निवेश था उसका हिस्सा गंवाया है और उसके बाद आप प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए राय लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ सलाह निकल करके आती हुई। सर, इन्होंने काफ़ी पहले शायद लिया होगा, अब ये फंस गए हैं यहाँ पर लेकर के इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। और दूसरा आईटी पे क्या अब रिकवरी ये कंटिन्यू रहेगी? आज तो काफ़ी तेजी के साथ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, मैं जान रहा हूं कि ये शेयर आए कहाँ से हैं, इन्होंने खरीदा क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली बात तो सर आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी ना, ये मल्टी बैगर वाली स्टोरी जो आप यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं ना और ट्विटर पे देखते हैं ना, उसको छोड़ दीजिए, पहला। दूसरा, कुछ राजा साहब लोग बैठते हैं, अपनी प्रजा बिठाते हैं और बात में गप्पे मारते हैं और ऐसे तैसे स्टॉक जो वो आपको चिपका देते हैं ना, उससे भी दूर रहिए। बहुत से चैनल पे आजकल ये चल रहा है, मैं एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ आप लोगों के। बिल्कुल ये जो राज्यसभा बैठती है ना, वो लोकसभा में फंसने की कोशिश मत करिए। जब फंसेंगे नुकसान होगा। आप एक शेयर पकड़ने जाते हो, तुरंत लुट जाते हो। जब लुट जाते हो तो फिर आपको आपकी गंगा बह जाती है, फिर आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, उनको गालियां दे सकते हो। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि उसकी भावनाओं को समझो, ऐसे तैसे स्टॉक में मत पड़ो। आईबुल हाउसिंग पे मैंने लाइफ में कभी बाय नहीं दिया। जो फ्रॉड है वो फ्रॉड है, जिसकी बिल्कुल बैलेंस शीट खराब है वो खराब है। आपको हमेशा कहा, जब भी 135 रहा तो भी, 150 आया तो भी, जो भी रेट आते हैं निकल जाइए। क्यों निकल जाइए? जब नहीं निकलेंगे तो यही स्टॉक पे ध्यान जाएगा, अच्छे स्टॉक मिस कर जाएंगे। जीएमआर इंफ्रा देखिए, 75 रुपए का स्टॉक आज 85 रुपए हो गया। एससीसी 32 रुपए का स्टॉक आज 40 रुपए हो गया। आरईसी पता नहीं कहां पहुंच गया। सर ऐसे में 50 स्टॉक्स आपको बता सकता हूं और बताने की जरूरत नहीं है, चुन चुन हर एक प्रोग्राम आप जाकर देखें। मैं इस अपील क्यों कर रहा हूं विपुल जी, मैंने बिल्कुल हमेशा बताया, जब नुकसान होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा तब आता है जब आप लोगों का नुकसान बढ़ता है। इसलिए दोनों स्टॉक बेकार हैं। विप्रो के जाल में मत फंसिए, आईटी के चक्रव्यूह से दूर रहिए। अभी आईटी 2 दिन पहले बढ़ा, सारे पंडित टीवी महारथी बैठे हुए थे, सब ज्ञान देने लगे, आईटी बाय कर लो, आईटी बाय कर लो। मैंने कहा भैया आईटी में मौका मिला, निकल लो। जिन्होंने नहीं निकले वो अब आप रो रहे हैं। आपके पिछले प्रोग्राम में भी विपुल जी, आपने जब रिक्वेस्ट किया, मैंने जब लास्ट प्रोग्राम किया था उस बिल्कुल पे भी आपको आईटी से प्रॉफिट बुक कराने की बात करी थी। अब सर आप लॉस में सौदा काटो, दोनों सौदों से दुश्मनी लो, दोनों बेकार स्टॉक हैं। आपको एक स्टॉक बता देता हूं, अभी मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया है, आईओसी, याद होगा आपकी चुन चुन के बिल्कुल स्टॉक में भी था, 162 पे रिकमेंड किया था, 167 चल रहा है। वापस आज के चुन चुन के स्टॉक में भी अगर आप आईओसी ऐड करना चाहते हैं तो विपुल जी एक बार प्लीज टीम को बोल दीजिए, 3 स्टॉक्स हो जाएंगे। आईओसी करंट लेवल से बाय, टारगेट है 180 का, स्टॉप लॉस है 158 का, तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। बाकी अभी हमने एनएचपीसी की चर्चा करी थी, पीटीसी की चर्चा करी थी, और बाकी जो बचे हैं वो 2 स्टॉक्स आपको यहां पर मिलेंगे चुन चुन के में, उनमें लीजिए। इस स्टॉक से बिना सोचे समझे, इस तरीके जितने के पोर्टफोलियो में, जिस ये भी पोर्टफोलियो में आईबुल हाउसिंग और विप्रो हैं, इंफोसिस है, टीसीएस है, लॉस आ रहा है या प्रॉफिट, एक बार काट दीजिए। जो शेयर बता रहा हूं उनको ले लीजिए वापस, कम से कम एक पॉजिटिव कमेंट करते हुए आप लोग नजर आए। ठीक, ये सलाह जो है निकल करके आती हुई आप सबके लिए, और आपके लिए तो खास तौर से बुक कर लीजिए सर नुकसान को। बिना मतलब दर्द और बढ़ेगा, दिक्कतें और बढ़ेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए वितु राय जी का सवाल लेते हैं, और वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी वितु राय जी। एचएल के 25 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और बीएल के 450 शेयर लिए हुए हैं 230 के रेट पर। 5 साल होल्ड कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट बुक करते रहना ही सही रणनीति होगी या फिर बने रहना? ये
सर वो लोग जो कि काफ़ी लंबी अवधि 3 साल 5 साल 7 साल के नज़रिए से पैसे लगा रहे हैं, क्या उनको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि 25% बुक करते रहें, या फिर हर गिरावट में ऐड ऑन करें, या फिर आपको लगता है अगर 4-5 साल का नज़रिया है तो होल्ड कर सकते हैं? HL और BEL दोनों रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां। विपुल जी, फिर से थोड़ा समय लूंगा आपका। बिल्कुल लोग सर। कहेंगे कि ये स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। देखिए, आपको मैं क्या समझाने को, एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक आप चेक कर लीजिए, साल में 40-45% बढ़ता है, और फिर ईयर एंड जब क्लोज होता है ना, तो वो 10-12% पे रुक जाता है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो रात दिन 4 गुना स्पीड से बढ़े, वंदे भारत की तरीके से चले, ना कि पैसेंजर के तरीके से। अब स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आप सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बीएल की बात कर ले, 230 पे लिया, आज मैंने बोला है 280 के पास है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपने सपोज करिए 100 शेयर लिए थे, 20-25 शेयर यहां बुक कर लिए। दोबारा आप, अब क्या हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आप मार्केट पे कंसंट्रेट करेंगे। लॉन्ग टर्म का ट्रेड छोड़ दीजिए, मैं लॉन्ग टर्म पे कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला, लेकिन अब जब वापस थोड़ा सा गिरा तो आपने फिर ले लिया। और अगर आपने ऐसा 3 साल के लिए किया, और 3 महीने, हर 3 महीने 4 महीने में, यानी साल के 4 ट्रेड अगर ऐसे किए, तो स्टॉक चाहे वापस 230 भी आ जाए, लेकिन आप 4 बार करने के बाद 20-30 रुपए का प्रॉफिट आप जोड़ोगे तो वो 280 ही रहेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, आपका एवरेज प्राइस कहां जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमेशा इस तरीके की स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट पे कंटिन्यू फोकस भी रखते हैं, और एक तरीके से जो आप इधर उधर कचरा स्टॉक खरीद लेते हैं उससे भी आप बचेंगे, अपने पोर्टफोलियो को ही मैनेज करेंगे। इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। और जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल एकदम सही है। इस इन लेवल्स पर देखिए, 3 साल का नजरिया मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, 350, 380 से कम ये स्टॉक नहीं जाएगा। बीएल, एचएल मैंने पहले ही 8,000 का टारगेट दिया है, और 3 साल के हिसाब से बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, ये दिल है जो मानता नहीं, छोटा छोटा लेने का मन करता रहता है वो बीच में। और इधर अगर नहीं होगा तो आप दूसरे ऐसे कचरा स्टॉक खरीदेंगे, जैसे अभी पीछे भाई साहब ने आईबुल या विप्रो या इन्फोसिस, आज कहेंगे इंडस्ट्री डाउन है ये खरीद लो, टीवी चैनल को फॉलो करेंगे ये ले लो। बेटर है जो स्टॉक है उन्हीं पे करिए, और उसको ऐसे मैनेज करिए। जी, ये राय निकल करके आती है। अभी आपने आईओसी का जिक्र किया सर, वहां पर क्या लक्ष्य आपको दिखाई दे रहे हैं, और क्या फ्रेश एंट्री वहां हो सकती है? दूसरा, बीपीसीएल को भी लेकर के सवाल है, उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी आईओसी और बीपीसीएल, ये तेल मार्केटिंग कंपनियों का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको सर? देखिए, इस स्टॉक, दोनों स्टॉक 606 रुपए चल रहा है, बहुत गिरा तो 580 रुपए तक आ जाएगा। बीपीसीएल में पहले बता रहा हूँ, आईओसी बता चुका हूँ। आप ऐड कर 680 और 720 के लक्ष्य फिर दिखाई दे जाएंगे। स्टॉक अच्छा है, करेक्शन पे मिल रहा है। अब 30% वाली स्ट्रैटेजी देखिए यहाँ काम आ रही, क्योंकि 680 रुपए के पास पहुंचा था स्टॉक, और गिर करके 560 रुपए मारा, 600 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा फिर से खरीद लेंगे, एवरेज अच्छा हो जाएगा। और अपसाइड टारगेट 720 रुपए। आईओसी का मैंने पहले ही दे दिया, जी 166 से लेकर के 162 तक के बीच में धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए। 158 का स्टॉप लॉस, टारगेट 180 का। और एक और स्टॉक ऐड कर देता हूं जो मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था, और इस पे भी नजर रखिए, वो है गेल। याद होगा आपको विपुल बिल्कुल। जी, 200 पे भी दिया था, 232 रुपए सेम एक दिन में मार के आया, 190 का लो भी बनाया। तो फिर देखिए, 30% वाली स्ट्रेटजी सही चल रही है। तो इस पे नजर रखिए, 205 के आसपास और 200 के आसपास आता है तभी लीजिएगा। अभी 212 आ रहा है, इसमें अभी नहीं लेना है। 205 200 के बीच जितना मिल जाए फिर ले लीजिएगा। 180 का स्टॉप लॉस डालिएगा, फिर 235 तक चलेंगे, तो एक के साथ बोनस फ्री आप गेल पे भी अपनी स्क्रीन पे लगा के रखें। जी, तो और इस बीच सुनी बरुड़े जी ने जो भविष्यवाणी की थी सर, वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। करीब करीब 2050 लोग हमारे साथ अब लाइव पे सिर्फ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पर और ऐप पर भी लोग जुड़ रहे हैं, और अब 2050 के आसपास दर्शक मौजूद हैं। तो अश्विनी जी की भविष्यवाणी पूरी तरह सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एनबीसीसी पर थोड़ी सी देखिए बात। विपुल जी, अश्विनी जी को मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि भाई, जितना हम चार्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो हमारी भावनाओं को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही संख्या बल को आप लोग बढ़ाते रहिए, और आप लोग जब संख्या बल को बढ़ाते हैं तो हमारा उत्साह भी कई गुना बढ़ जाता है, और तमाम तरह से कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए
ऐसा कुछ तरह के कार्यक्रम लेकर के आएँ और क्या कुछ परिवर्तन किए जाएँ जिससे आपका लगातार मुनाफा बनता रहे, आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। इस बीच अनवर शेख साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, जय हो रवि सर, मेरे पास IRFC के शेयर 76 के रेट पर हैं और एक बार 50% प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एवरेज करने का सही तरीका क्या है? अगर कम प्राइस पर बाई किया हुआ हो तो किस लेवल पे एंट्री करें? अच्छा, इन्होंने काफ़ी कम लेवल पे 76 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ IRFC और एक बार के लिए इन्होंने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब ये कह रहे हैं इतने कम लेवल पे लेकर के एवरेज ऊपर करने में थोड़ा सा इनको हिचकिचाहट हो रही है और जानना चाह रहे हैं किस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि इनकी खरीद से 100 रुपये ऊपर अभी भी है शेयर IRFC का। क्या सलाह रहेगी अनवर शेख साहब को सर? अनवर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब भी बाय की रिकमेंडेशन हम लोग चुन चुन के स्टॉक में देते हैं तब आप इसको ऐड करते रहिए। और IRFC तो ऐसा शेयर है जिसे कि मैंने हर मोड़ पर, हर चाल पर आपको पकड़ाने की कोशिश की है। और इस समय अगर आप IRFC को देख रहे हैं तो अभी मैंने जैसे बताया है, आपने इन्होंने किस रेट पर प्रॉफिट बुक किया था, कुछ बता ये सकते उन्होंने हैं मुझे? मेंशन नहीं किया है सर, अगर दोबारा टिप्पणी आती है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा 50% प्रॉफिट एक बार मैं बुक कर चुका हूं, लेकिन अब मैं दोबारा एंट्री लेना चाह रहा हूं, तो किन लेवल्स पे एंट्री सही रहेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे के लेवल पे खरीदा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। अगर आपने प्रॉफिट बुक करा है और आपने प्रॉफिट, सपोज करिए मैं एक मान के चल रहा हूँ थ्योरेटिकल प्राइस की, आपने करंट लेवल पर किया है यानी 170 से लेकर 165 के बीच में, तो बढ़िया है। 155 के आसपास आता है, दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। और एंट्री करनी शुरू कहां से करनी है? 162 से लेकर 155 तक में एंट्री करना शुरू करिएगा। और जब वापस आपकी 220 आएगा तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक करिएगा, तब तक चलने दीजिए। चलने दीजिए। चलिए एक सवाल और लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब शंकर डे जी का है और इन्होंने बैटरी के ऊपर सवाल किया हुआ है सर। और अजीब सी आग लगी हुई थी पिछले कुछ दिनों से अमर राजा बैटरी के अंदर भी, एक साइड के अंदर भी। अब अमर राजा बैटरी इन्होंने 665 पे लिया हुआ है और एक साइड 140 पर। 2 से 3 साल का नज़रिया है। अमर राजा में तो ये कहा गया कि चूँकि वो उनके जो प्रमोटर हैं पहले जो है वो TDP के साथ उनके संबंध रहे हैं और वो एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, उसके चलते लगातार मोमेंटम में ये शेयर दिखाई दे रहा है। और अगर आज भी देखें तो करीब 1% ऊपर है। 1414, 1415 का लेवल अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 32% का रिटर्न आ चुका है। कहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए अमर राजा बैटरी और एक्साइड, ये दोनों क्षेत्र को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। विपुल जी, इसके साथ में मैं एक और राय भी यहाँ पर ऐड करूंगा लास्ट में। पहले तो देखिए, एक साइड में अगर आपने बाय किया था, इतने लेवल नीचे थे, तो काफी ऊपर के लेवल से, इन लेवल से अगर आप बुक कर लेते हैं तो 5-7% स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। और सेम विद द अमर राजा बैटरी, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी। तो आप चाहे तो यहाँ पर 50% से ज्यादा मुनाफा बुक कर सकते हैं और कम से कम 5 से 8 से 10% तक का गिरावट का वेट कर लीजिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, दूसरे स्टॉक्स की तरफ कहीं ना कहीं एंट्री कर जाएंगे। लेकिन आपने एक बड़ी बढ़िया चर्चा करी, ये जो कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करी। एक स्टॉक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से हमारे भाई बंधु जो अब वापस कूद रहे होंगे, वो है हेरिटेज फूड। सर देखो, जिसकी ट्रेन निकलनी थी वो निकल गई। चंद्रबाबू नायडू साहब को जो चमकना था वो चमक गए। और अब ऐसा ना हो कि आप उस चमक को देख कर जाएं और चमक के चक्कर में कहीं और आपको चुभ जाए और वो आ जाए नुकसान। बिल्कुल। हेरिटेज फूड में ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज हुआ नहीं है, कंपनी का सेम है। सिर्फ ये पॉलिटिकल कनेक्शन से लोगों ने 400 से 700 पहुंचा दिया। अगर आपके पास है, अगर है तो फिर फुल बुक कर लो, चंद बाबू जी को धन्यवाद करो और कह दो बहुत बढ़िया, अब जब आप अपना पोर्टफोलियो चमकाएंगे हम दोबारा ले लेंगे। अब जो नए लोग कूद रहे हो, जिन्होंने सोचा कि अभी भी चमकेगा, तो सर निकल लो, दोबारा मत सोचना। अगर सोचोगे तो वापस 400 के 500 के पास पड़े होगे। और इतना जल्दी फंडामेंटल चेंज नहीं होता, चाहे पॉलिटिकली कुछ भी हो जाए। तो मोमेंटम का फायदा उठाइए, नजरें बचाइए, इस स्टॉक में दोबारा अभी एंट्री मत करिएगा। बहुत ऊपर बढ़ चुका। पड़ोसी आपको कहानी सुना रहा होगा कि मैंने इसको खरीदा, ये इतना बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। एक्चुअल में क्या है वो वही जानता है। कहानी तो सब सुनाते हैं, लेकिन आप ट्रेड करिए। बिल्कुल। तो यहाँ इस तरह की जगहों से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह रवि जी के काम मानना है कि भाई जिनको फ़ायदा हो गया, एक रैली देखने को मिली, वो हो गया, बाकी आप अब रहने दीजिए। अभी अगर आप सवारी करने जाएंगे तो बड़ा आपका प्लेन क्रैश हो सकता है। और किंग फैशन जी का सवाल है, ले लेते हैं। कह रहे हैं सर, आप तो जय और वीरू की जोड़ी हैं शेयर मार्केट के लिए,
मेरे मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू। अगर आप जय वीरू की तुलना कर रही हैं और कह रहे हैं मेरे पास टाटा पावर है, अभी 361 के रेट पर 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और अभी मुझे क्या करना चाहिए इन टाटा पावर के अंदर। ऊर्जा क्षेत्र लगातार हम लोग चर्चा करते ही रहे हैं सर, और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है टाटा पावर। 450-451 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद रही है किंग फैशन जी की, वो रही है 361 के आसपास की। तो प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, करीब करीब 90 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। क्या एक बार के लिए इनको भी मुनाफा बुक करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? टाटा पावर पे आपकी टिप्पणी। देखिए, वैसे तो इस स्टॉक का टारगेट विपुल जी 550 रुपए तक है, लेकिन हाँ, यहां से थोड़ा मुनाफा वसूली तो आज बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं मुनाफा वसूली घर नहीं ले जाने दूंगा सर, सिर्फ थोड़ा सा ले जाइएगा। लेकिन इससे एक सस्ता स्टॉक भी पकड़ा दूंगा, इसी का फ्रेंड, पावर ग्रिड। पावर में पावर बढ़ाने वाला है, पावर स्क्वायर कर लीजिए। तो वहां पर आप पावर ग्रिड को, जो आप इधर प्रॉफिट बुक करिएगा वो पावर ग्रिड में डाल दीजिएगा। आप ही के भाव पे चल रहा है, 300 पे आपने लिया था, इस समय 318-19 चल रहा है। तो थोड़ा ऊपर ही सही, लेकिन बस कंपनी का नाम ही चेंज होगा, वापस 300 से 450 आएगा, तो उसमें भी बुक कर लेंगे, तो बढ़िया है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है सर। और इस बीच पौलमी चक्रवर्ती जी का सवाल आया है, कह रही सर पीएफसी में स्ट्रेटजी बताइए, मैंने 439 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, रवि सर के अलावा किसी को फॉलो नहीं करती हैं, एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन है सर का। तो बड़ी प्रशंसक हैं, आपको ही फॉलो करती हैं आँख मूंद करके, और जानना ये चाह रही हैं कि पीएफसी में 439 के भाव पर लिया हुआ है, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अभी अगर हम देखें पीएफसी के शेयर पे जो 2.25% की तेजी है, 494 का लेवल यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है सर, क्या सलाह रहेगी? प्रॉफिट में ये है, यहाँ पर 50-55 रुपए का प्रॉफिट हो रहा पर शेयर। देखिए, प्रॉफिट हो रहा है, और मैडम आप मुझे आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से अब आपको बहुत से लोग और धन्यवाद करेंगे। आज का बीटीएससी ट्रेड अभी खरीद लीजिए, 3.5 पे बेचना हो बेच लीजिएगा। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए बता रहा हूं आपको, लेकिन इसके लिए इंट्राडे ही ट्रेड करिए। और वापस से अभी फिलहाल अगर भूल जाएंगे इंट्राडे ट्रेड तो भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला, वापस से 560 के लेवल आ जाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, खरीद डालिए। बढ़िया मस्त ब्रेकआउट के साथ निकल रहा है, 494 चल रहा है। 2% बढ़ाओ या 3% बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए 10% बढ़ाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है 5 जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो लड्डू मिल सकता है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ले लीजिए, आपके लिए सलाह ये है। एक सवाल और लेते हैं, फिर बजेंगे स्टॉक्स का रुख करते हैं। अतुल शर्मा जी का सवाल है, कह रहे हैं राम राम विपुल जी और रवि जी, मेरे पास आईआरबी इंफ्रा में टोटल मुझे 11,000, एससीसी और आईआरबी इंफ्रा में 11,000 मैंने आज कमाया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुनाफा आज बुक किया है और 11,000 रुपये आपके घर आए हैं। कह रहे हैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं अब फिर से आईआरबी इंफ्रा में एंट्री बना सकता हूं या किसी और शेयर में एंट्री बनाऊं? तो किसी और शेयर की बात तो चुन चुन के मैं कर लेंगे सर, और भी हमारे डिस्कशन में बहुत सारे शेयरों के नाम चर्चा में आए हैं, लेकिन हाँ, आईआरबी इंफ्रा में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं ये हम जरूर पूछ लेते हैं, क्योंकि आज जो है इसमें बड़ी गिरावट आई है। 2 दिन पहले यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का नंबर आया था, काफ़ी अच्छा था, और उसके चलते हमने इसको बजट में डिस्कशन में भी लिया था। अब 72 पे ट्रेड करता हुआ 6% नीचे है। क्या खबर है मुझे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में एकदम से इतनी तेजी से गिरा क्यों। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, सलाह यही है, आज सर आपने प्रॉफिट बुक किया है, आज आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। आज सिर्फ एंजॉय करिए, आराम करिए। 2 एक दिनों में फिर से ट्रेड आएंगे तो बताएंगे। नए स्टॉक भी आज आप मत लीजिए, कोई बात नहीं है। मैंने बहुत से स्टॉक्स रिकमेंड किए, लेकिन सर हर एक के ग्रह, हर एक का भाग, हर एक का वास्तु अलग अलग चलता रहता है, और वास्तु ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी प्रॉफिट लिया है तो आज मत एंट्री करिए। आज एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, अच्छी बात है। फिर देखा जाएगा 2-4 दिन के अंदर थोड़ी सी और स्पष्टता हो जाएगी, मंत्रालय को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, तो फिर सही रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं बजिंग स्टॉक्स का। चलिए बजिंग स्टॉक जहां पर है, खबरों को चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम,
और उस पर रणनीति क्या करनी है क्या नहीं करनी है तय करेंगे आप विश्लेषण को सुनने के बाद। और काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं, उसके चलते काफ़ी मोमेंटम वाले शेयर पे हम डिस्कशन करते हैं। लेके आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई। सबसे पहले पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी गोदावरी पावर पे जरा बात कर लेते हैं। गोदावरी पावर पे खबर आई है कि 15 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें कि बायबैक पर फैसला डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। और पिछले साल आपको बता दें कंपनी ने जब बायबैक किया था तो उसमें 250 करोड़ रुपए निवेश किए थे और करीब 50 लाख शेयरों का बायबैक जो है कंपनी की तरफ से किया गया था। तो ये लगातार दूसरा साल होगा जब कंपनी बायबैक करेगी। 15 तारीख को इस पर फैसला लिया जाएगा कि किस भाव पर होगा, कितने शेयर बायबैक किए जाएंगे। आपको बता दें इस शेयर में पिछले 6 महीने में 51% और एक साल में 151% का रिटर्न आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। पावर क्षेत्र में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन गोदावरी पावर पर शायद थोड़ी कम चर्चा हुई है। एक बार पूछते हैं रवि से कि क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। 1050 का भाव है, आज 7.5% ऊपर है गोदावरी पावर का शेयर। सर, आपकी सलाह क्या रहेगी गोदावरी पावर को लेकर के? देखिए, फिलहाल तो गोदावरी पावर जिस हिसाब से चल रहा है, मैं पकड़ने की कोशिश भी अगर करता हूं तो मुझे मिल नहीं पा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि आप लोगों को किस लेवल पे दिलाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की रैली काफी तेज है। फिलहाल स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में रहेगा और 1100 के आसपास तक, 1100 1150 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है उनको एंजॉय करना चाहिए, फ्रेश एंट्री से थोड़ा बचने, क्योंकि ऑलरेडी काफी अप हो चुका है, लेकिन 1150 के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यूनियन बैंक पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए यूनियन बैंक और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर भी बोर्ड बैठक को लेकर के जानकारी आई है। 11 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इसमें रकम जुटाने को लेकर के फैसला हो सकता है इस बोर्ड बैठक में। और इसमें आपको बता दें राइट इशू, QIP, ये तमाम विकल्प दिए जाएंगे और बोर्ड इस बारे में फैसला करेगा कि विस्तार के लिए कंपनी जो है QIP, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रकम जुटाने को लेकर के मंजूरी मिल सकती है। बोर्ड बैठक है कंपनी की 11 को, यानी कल ही बोर्ड बैठक है। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की तेज़ी थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी अगर हम देखें तो 1.5% के आसपास की मजबूती यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल रही है। सर, PSU बैंकों पे आपका रुख क्या है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक जो मिड कैप PSU बैंक्स हैं उनमें काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे शेयरों में। आपकी सलाह क्या रहेगी और यूनियन बैंक पे खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, इस समय PSUs तो सभी अप ट्रेंड में ही हैं, और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की जरूरत है, तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं तो कुछ एक आध दो स्टॉक्स मुझे फिर से अच्छे लग रहे हैं, जिसे मैंने चुन चुन के स्टॉक में रखा है। तो मेरे हिसाब से विपुल जी थोड़ा सा उसका वेट कर लेते हैं। बाकी इस समय के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन बैंक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट अगर देखते हैं तो कम से कम यहाँ से 2-2.5% तक की रैली और देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस स्टॉक को भी कंटिन्यू करना चाहिए। जी, इस बीच जो है प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं विपुल सर हमसे नाराज हैं क्या आप? सर, प्रदीप भंडारी मैं बोल रहा हूं, प्लीज़ सर गाइड कीजिए। मैंने ICICI डायरेक्ट पोटेंशियल प्लान ले रखा है ग्रोथ का। SIP 3 साल से चल रही है, 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। SIP का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर IT में है, मैं क्या करूं? सर, एक बात तो ये कि हमारे जो म्यूचुअल फंड का कार्यक्रम है ना, उस पर अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे शाम को 4 बजे जो है मेरी SIP करके जो हमारा शो आता है जिसको प्रियंका संभव जी एंकर करती हैं, उसमें आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको सटीक उत्तर मिलेगा। हालांकि कोशिश ये किया कीजिए कि समय समय पर जब पता लग गया कि IT का फ्लेवर अभी फ़िलहाल नहीं है तो आपको अपनी वो SIP जो है अपने पोर्टफोलियो में समय समय पर म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहना चाहिए। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत करें उससे पहले एक लर्न हिंदी करके हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि रवि सर ने पोर्टफोलियो सजाना सिखा दिया, विपुल सर ने घर बैठे पैसे कमाना सिखा दिया। ओह, बहुत मतलब शायराना अंदाज में इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि इनका सवाल भी है सायरमा CGS टेक्नोलॉजी पे, लेकिन वो अभी सर बजिंग स्टॉक्स खत्म हो जाए फिर आपसे आपका प्रश्न लेंगे। लेकिन लाइने राइम आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सर। ऐसे ही आप लोग अपनी टिप्पणियां देते रहिए। KC इंटरनेशनल जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उस पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। KC इंटरनेशनल में आपको बता दें ऑर्डर की खबर है। अलग अलग क्षेत्र से कंपनी को 1061 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। बेंगलोर मेट्रो पास से जो है पावर सप्लाई सिस्टम प्रदान करने के लिए ऑर्डर मिला है। इसके अलावा अमेरिका
और कुछ जगहों पे मलेशिया में टावर सप्लाई और ट्रांसमिशन सप्लाई के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। और ये नए ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। जब खबर हमने लिखी थी तो 4% ऊपर था और अब 5.5% ऊपर केईसी इंटरनेशनल का शेयर 810 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, नया ऑर्डर और नए ऑर्डर के चलते शेयर में उछाल, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि केईसी इंटरनेशनल एक अपवर्ड ट्रेंड पे यहाँ पर चल रहा है। और इस समय अगर रेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा और अग्रेसिव हो सकता है, और 850 से 870 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो कंटिन्यू रखिए। पोजीशन है तो कंटिन्यू रखिए, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। अभी बहुत सारे दर्शक एचएल को लेकर के, आईआरएफसी को लेकर सवाल कर रहे हैं, बीएल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सुजलान को लेकर सवाल आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम एक बार फिर से देखिएगा, आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है मिल जाएंगे। तो लगातार जो कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो फिर से एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो है खबर है, और आपको बता दें खबर यहाँ पर ये है कि शेयर आज से जो है वो एक्स बोनस हो जाएगा, हो गया इनफैक्ट। और कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने की घोषणा की थी और वो आज से लागू हो गई है। एमके ने शेयर पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके 2700 रुपये कर दिया है। और पिछले 6 महीने में शेयर में हमने देखा ये शेयर डबल हो चुका है, 103% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और आज भी मोमेंटम में शेयर करीब 13% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ जब हमने खबर बनाई थी तब। और अभी अगर मोतीलाल ओसवाल के भाव पर नज़र डालें तो अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन 7% की तेज़ी अभी भी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पे सर आपकी टिप्पणी? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक काफी तेजी से अग्रेसिव बढ़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज है उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर कर लें इन लेवल्स पर जिन लोगों ने पहले होल्ड कर रखा है, और अगर अब ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है अभी भी 2.5 से 3% की गुंजाइश अपसाइड की यहाँ पर बन रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी स्टॉक ठीक लग रहा है। जी, चलिए अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं। और यहाँ पर रेलटेल पे जो है खबर आई है, रेलटेल पे का एक ऑर्डर की खबर आई है यहाँ पर। इनफैक्ट रेलटेल को कंपनी को जो है 81 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ है। और ये जो ऑर्डर मिला हुआ है वो आपको बता दें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से मिला हुआ है। और ये जो ऑर्डर मिला गया है इसमें जो है कंपनी को करीब 32 महीनों में ये ऑर्डर कंपनी जो है वो पूरा करती हुई दिखाई देगी। आईसीटी इंफ्रा के इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और रख रखाव, ये तमाम काम कंपनी को करने होंगे इस ऑर्डर के तहत। और उसी के चलते आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 31 अगस्त 2024 तक कंपनी ऑर्डर पूरे करेगी। और आज रेलटेल में हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी, 2% से ज़्यादा का उछाल जब हमने खबर बनाई थी। और अभी भी 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन सर, रेलटेल पे तो आपकी राय जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसमें आरवीएनएल भी ऐड कर दें, क्योंकि ह्यूमन जी बहुत देर से अपना सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैं रेगुलर व्यूअर हूँ मनी 9 का और मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बूम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे ही मुनाफा कमाते रहिए। 100 शेयर इनके पास है 259 रुपये के, कोई टाइम बाउंड नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। तो रेलटेल पे खबर है, इस खबर पे आपकी टिप्पणी। और आरवीएनएल इन्होंने 259 पे ले रखा है। देखिए, फिलहाल तो रेलवे के काउंटर सब चमक ही रहे हैं और इनकी चमक अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि अगर रेल टेल की बात करें तो ये शायद अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बाय के लिए भी दिया है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये 410 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। और आपने आरवीएनएल की चर्चा करी, मैं एरिकॉन की भी कर देता हूँ। एरिकॉन 280 रुपए, आरवीएनएल 400 रुपए, आईआरएफसी का बता ही दिया है। और जेडब्ल्यूएल जिसको कि आप लोग काफी फोकस कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पर अप ट्रेंड में 650 तक जाता हुआ देखेंगे। तो परेशानी नहीं है, स्टॉक अच्छा है, बना के रखिए। परेशानी नहीं है, आईपीओ स्टॉक्स अच्छा है, आप बना करके रखिए। ये फिलहाल जो है आप लोग के लिए सलाह निकल करके आती हुई। और फिलहाल अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आईपीओ बाजार का रुख करें, उससे पहले जरा कुछ एक दर्शकों के सवाल फटाफट कोशिश ये करते हैं कि शामिल कर लेते हैं। अमित भदौरिया जी का सवाल जो है ले लेते हैं। कह रहे हैं एसबीआई बैंक के इन्होंने ले रखे हैं, 180 के रेट पर इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। बड़ा वॉलिटिलिटी आज देखने को मिली है सर बैंकिंग के अंदर। जो है पहले जो है काफ़ी शानदार तेज़ी और उसके बाद से एकदम से भड़बड़ा करके गिरे हैं बैंकिंग शेयर, फिर रिकवरी थोड़ी सी। आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि पीएसयू बैंक मजबूत बने हुए हैं, आपकी राय इस समय क्या होगी एसबीआई को लेकर के?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल जी, मुझे लगता है थोड़ा समय दीजिए। एसबीआई भी अभी अपवर्ड ट्रेंड में ही है, बहुत ज्यादा यहाँ करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी में आप फंस सकते हैं, और इस समय मार्केट ऐसी जगह पे है जहां से थोड़ा सा उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे टारगेट 900 रुपए वापस फिर से देखने को मिलेंगे। पोजीशन को होल्ड करके रखें। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब जरा रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। चलिए वाह क्या आईपीओ निवासन, आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं डॉक्टर रवि सिंह जी के पास। रवि सर, मैनेजमेंट को आपने सुना, डिटेल हमने डिस्कशन कर ली, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बता दिए गए हैं। अब आप ये बताइए, आपको अभी ये प्राइस बैंड कैसा लग रहा है और कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को आप? देखिए विपुल जी, पहले तो ये कहूंगा रजनीश जी और आलोक जी चूंकि अब कैमरे से बाहर हो गए हैं, लेकिन ये कहूंगा, धन्यवाद करूंगा कि, और उनको एक सलाह भी जरूर एज ए एनालिस्ट देना चाहूंगा और इन्वेस्टर भाई बहनों की तरफ से जरूर देना चाहूंगा कि जो वार्म अप उन्होंने स्टार्ट किया है वो वार्म अप को कंटिन्यू रखेंगे। और ऐसा ना करें, क्योंकि जो पीछे जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे हमने ईज माई ट्रिप पे देखा, वार्म अप तो छोड़िए, अब तो वो पानी भी नहीं पिला पाते मैदान में, और बहुत से स्टॉक्स ऐसे दिखाई दिए हैं। तो वैसा हाल ना हो, तो मैं इसके लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर करूंगा। और कहीं ना कहीं से कस्टमर, देखिए क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, मैं इनके फंडामेंटल पे अभी बाद में आता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जब आपको इस तरीके के स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं। इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और मैनेजमेंट भटक जाता है। और कहीं ना कहीं से जो ईज माई ट्रिप है या अदर स्टॉक्स को देखें तो उनके मैनेजमेंट भटके हुए से हैं, और उसकी वजह से इन्वेस्टर को लगातार नुकसान हो रहा है। बहुत से लोगों ने पोजीशंस होल्ड करके रखी हैं, और अब मैं उनको सबको यही राय देता हूं कि बचिए, कोशिश करिए। बात करते हैं रजनीश जी और आलोक जी की। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इन्होंने बड़े स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ और बड़ा दमखम के साथ एआई और डिजिटलाइजेशन का जो है वो वार्म अप स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि जरूर इनके बिजनेस में सफलता मिलेगी। फिलहाल आईपीओ की बात करें तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी जब ओपन होगी तो उसकी स्ट्रैटेजी तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइस बैंड मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ पे ध्यान देना चाहिए। इस आईपीओ पे ध्यान देना चाहिए, निवेश कर सकते हैं। और रिटेल का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि रिटेल इंटरेस्टेड है इसमें, इस आईपीओ के अंदर। चलते हैं दोबारा संदीप के पास। संदीप, आज एक लिस्टिंग देखने को मिली, और ठीक लिस्टिंग कह सकते हैं, 15% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं? ठीक ही कहा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे वो तो ऐसा बयां कर रहे थे कि शायद इससे और बेहतर लिस्टिंग हो सकती थी। 164.95 ये भाव है जिस पर ये एनएसई पर खुला है। वो अगर लिस्टिंग प्राइस मान के चलें तो 21.3% के प्रीमियम पर ये लिस्टिंग होती हुई दिखी है। हालांकि बीएसई पर जो पहला भाव जिस पे ओपनिंग हुई थी वो 165 रुपये का था, तो 21.5% के आसपास का प्रीमियम था। 136 रुपये का जो इनका इशू प्राइस था, उससे अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं कि ठीक ठाक लिस्टिंग है, क्योंकि 117 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। इसमें एनआई यानी कि जो एचएनआई का कोटा है वो 302 गुना, क्यूआईबी का हिस्सा 89 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 52 गुना से ज़्यादा भरा था। हालांकि जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं, खासतौर पे क्यूआईबी जिनको लंबी अवधि का निवेशक माना जाता है, काफ़ी समय रुकते हैं वो और अच्छी ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं, तो कोई पोस्ट बाइंग इंटरेस्ट उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला है। शेयर अभी भी 160 रुपये के आसपास या 165 के आसपास लिस्ट होने के बाद इस आईपीओ से सफलतापूर्वक इन्होंने 130 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। ये पूरी तरह से ओएफएस था, कंपनी को कोई पैसा इससे नहीं मिला है। करीब 96 लाख शेयरों के आसपास का ये ओएफएस था, तो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को कोई रकम नहीं मिले। केवल एक वैल्यूएशन का पार्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनके जो पीयर्स हैं, टेनफैक इंडस्ट्रीज वो करीब 39 गुना, नियोजन केमिकल्स 114 गुना, सिगाची इंडस्ट्रीज 37 गुना, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल 68.5 गुना और तत्वचिंतन फार्मा उसकी बात करें तो करीब 80 गुना के आसपास के पी मल्टीपल पर वो ऑपरेट करता है। और जिन लेवल्स पे ये स्टॉक ऑपरेट कर रहा है अभी भी इसके वैल्यूएशन 31 गुना के आसपास के हैं। यानी कि जितने भी पीयर्स हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे कम वैल्यूएशन पे ही फिलहाल स्टॉक में ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो कोई अगर बाइंग इंटरेस्ट आता है लो लेवल्स पे तो वैल्यूएशन का सपोर्ट भी हो सकता है कि स्टॉक को मिल जाए। बिल्कुल, और कभी कभी बाजार का भी सेंटिमेंट थोड़ा उतना अच्छा था नहीं। बाजार आज रिकॉर्ड हाई पे खुला जरूर, उसके बाद से फिर जब तक लिस्टिंग की बारी आई तब तक बाजार ठंडा हो गया, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर कई बार लिस्टिंग पर हो जाता है। लेकिन रवि सर, क्या करें, जो लोगों के पास आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है उनको क्या करना चाहिए? और वैल्यूएशन को लेकर के अभी संदीप जो जानकारी दे रहे थे, तो क्या सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए क्या?
देखिए संदीप जी जो है वो पूरा ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ एक कमिटमेंट ही बचता है कि अब क्या आगे का स्टेप होना चाहिए। तो मुझे लगता है संदीप जी ने बिल्कुल सही बताया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर गेन करता हुआ नजर आएगा। और दूसरा जो लेकिन क्या होता है कि मैं अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक राय जरूर देता हूँ कि जब भी स्टॉक इस तरीके से लिस्ट हो ना तो थोड़ा सा पार्शियल मुनाफा बुक कर लीजिए, लड्डू घर लेने जाइए, एंजॉय करिए कि बड़े दिन बाद कोई आईपीओ में एग्जिट करने का भी मौका मिल रहा है वही प्रॉफिट में। हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 180 से 220 के लक्ष्य छू सकता है। अगर डिप कोई मिलता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर सोच रहे थे कि हाँ चलो कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ नया आईपीओ आया, तो मुझे लगता है 160 का लेवल वाजिब है जहां पे खरीदारी की जा सकती है। चलिए, तो लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप एंट्री कर सकते हैं 160 के आसपास, वहाँ पर 180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आईपीओ में मिला हुआ पैसा मिला है तो आप चाहें तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, फिर पता लगा कि लंबे समय तक कहीं होल्ड ना करना पड़ जाए, क्योंकि अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए। और मुझे लगता है अभी एक दो दिन जो है शौर्य अवकाश पर हैं, तो आपकी सेवाएं जो है हमारे दर्शकों को ऐसे ही मिलती रहें और नई ज्ञान की गंगा बहती रहे। तो कोशिश करूंगा कि मैं शौर्य के शूज में एंटर कर अरे पाऊं। नहीं, ऐसा है, ये तो फिर गलत दिशा में चले गए आप। नहीं, आपका अपना अनुभव है और बहुत अच्छा लगता है, हमारे दर्शक काफ़ी पसंद भी करते हैं आपके तमाम कार्यक्रमों को। वैसे विपुल जी, जब मुझे अगर पता होता है संदीप ग्रोवर जी आते हैं तो मैं थोड़ा फंडामेंटल नंबर्स और देख के आता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ये कहाँ फंसा दें। और आपको एक्सरसाइज करने की एक प्रेरणा भी देते हैं, ये खास बात संदीप जी की है। और इनके जो शोज हैं जनरली मैं भी फॉलो करता हूँ, जिस हिसाब से ये फंडामेंटल चर्चा करते हैं, डिटेल चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपके इस तरीके के शोज के लिए, और प्लीज उसको कंटिन्यू रखें। आपकी सारी बातों में एक बात से मैं सबसे ज़्यादा सहमत हूँ कि संदीप भाई फंसाने में माहिर हैं। तो जो आपने शब्द बोला तो वो काफ़ी जो है अच्छी बात आपने बहुत सोच समझ करके कही है, बहुत गहरी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, संदीप। आईपीओ का सेगमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है, हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। चलिए अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट चुन चुके का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी और आखिरी सेगमेंट होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। बहुत बड़ी संख्या में जो दर्शक ये पूछते हैं कि अभी बाजार में क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे लगाने चाहिए। ये सेगमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जिसमें कि बहुत बेहतर रिसर्च के साथ हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो है चुन चुन करके शेयर लेकर के आते हैं। रवि जी, आज आपके रडार पे कौन से सेक्टर हैं, कौन से शेयर हैं, कौन से वो दो शेयर हैं जो कि आपको लगता है कि कमाल कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले चूंकि पीएसयूज की चर्चा हो रही थी तो यहाँ पर वही उसी टाइप के शेयर हैं, लेकिन पीएसयूज भले ना हो लेकिन पीएसयूज का दमखम भर जरूर दिखाते हैं। पहला स्टॉक है कैनरा बैंक, जो करंट लेवल पे बाय करना है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 135 रुपए, स्टॉप लॉस 115 रुपए से। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर पावर ग्रिड, जो 318 रुपए, 17 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए चल रहा है, तो भी खरीदारी कर लीजिए। अपसाइड टारगेट होगा 330 रुपए का और स्टॉप लॉस बनता है 310 रुपए का। तो ये दो स्टॉक्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये दो स्टॉक्स यहाँ पर निकल करके आए हैं। एक और स्टॉक दिखा दीजिए जिसका जिक्र कार्यक्रम के दौरान जो है रवि जी ने किया था, और वो है IOCL का। 166 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर रवि जी ने कहा कि 180 रुपए तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस उन्होंने सजेस्ट किया है 158 रुपए के आसपास। इसके अलावा जो बाकी दो कंपनियां हैं, ये PSU क्षेत्र में जो आज रैली देखने को मिल रही है उसको किस तरीके से प्ले किया जाए, कौन से उसमें बेस्ट स्टॉक हैं, उनको तलाशने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कैनरा बैंक आज अच्छे खासे मोमेंटम में कैनरा बैंक का शेयर दिखाई दे रहा है और ये मोमेंटम आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 121 के आसपास लीजिए, 135 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 4-5 रुपए नीचे 115 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। और आज का जो आखिरी क्षेत्र है वो है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा के अंदर लगातार हमारे पास सवाल भी आ रहे हैं, तो पावर ग्रिड जो है एक ऐसा शेयर है जहां पर आप करंट लेवल पे बाइंग करके चल सकते हैं। 318 रुपए के आसपास खरीदें, 330 का लक्ष्य, 12 रुपए ऊपर का लक्ष्य देखने को मिल सकता है और 18 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस, 8 रुपए नीचे माफ कीजिएगा एक स्टॉप लॉस, 310 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं
आपने तमाम आंकड़े जो है नोट कर लिए होंगे, क्योंकि जब आप लक्ष्य नोट करते हैं तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें, ताकि किसी भी उतार चढ़ाव में, चूँकि अभी जो है तमाम चीज़ें उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, उसमें आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो रवि जी ने ही लक्ष्य बताया है, वही स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। रवि सर, आज की आप इस चर्चा में जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, और अभी भी बहुत सारी संख्या में लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया गया, मेरा सवाल नहीं लिया गया। चलते चलते एक जरा सिरमा गैस एसजीएस पे जो उन्होंने टिप्पणी की थी, अगर मैं वो मेरे दिमाग से निकल गया, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, अगर सिरमा 50 शेयर इन्होंने लिए हुए 471 के भाव पे, कोई अगर छोटी टिप्पणी अगर आप कर सकें तो सर। देखिए, फिलहाल तो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ दमखम दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन लेवल्स पर हैं तो एक बार को एग्जिट कर लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ खास अपवर्ड ट्रेंड नहीं मिल रहा है। ठीक, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? फिलहाल तो जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपके चेहरे की चमक बरकरार रहे, ऐसे ही आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे, और आपकी सही सलाह से लोग लाभान्वित होते रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं कार्यक्रम में ले पाए हैं उनसे क्षमा चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल 1 से 2 के दौरान जो है आपके प्रश्नों को अवश्य शामिल किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।